ये बताइए कि सबसे ज्यादा विटामिन डी कहाँ होता है? सबसे ज्यादा विटामिन डी सूरज में। सबसे ज्यादा विटामिन डी बॉस के चरणों में। अरे सबसे परफेक्ट फिट अगर अन्नू भैया बदले गए तो शायद आप ही हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। कि राइटर आपको देते हैं और आपको लगता है हाँ ये तो चेहरा आप ही बनते हो उसका, पर इस किरदार का चेहरा ऑलरेडी वैभव 4 सीजन से था और इतना सक्सेसफुल था। मुझे लगता है कि गुल्लक देखने वाला हर दर्शक इस बात से एग्री करेगा कि वो गुल्लक देख के कई बार रोया होगा। एक अच्छे एक्टर ने जो किरदार निभाया वो करने का मुझे मौका मिला। मैं आई थिंक अभी वहीं पर हूँ कि जहाँ मुझे पता है कि मेरा डायरेक्टर मुझसे क्या चाहता है। मेरे स्वभाव में नहीं है वो बहुत ऐसा स्टाइल, मतलब इमेजिन मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ अभी। तो ये सारी चीज़ों ने बहुत एक्साइट कर दिया था गुल्लक में काम करने के लिए। मैं हमेशा जब भी वैभव को देखता था ना स्क्रीन पे, तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं और वैभव भाई का रोल जरूर करेंगे। तुम किसी की मम्मी बदल दो, किसी के पापा बदल दो, ठीक है, तो आपने अन्नू भैया बदल दिए। अच्छा, मुझे भी शौक लगा ये गुल्लक में मामला सीरियस हो गया यार, अन्नू भैया बदल दिए तो कैसे बने अन्नू भैया? यार आपने एक सवाल में कई सवाल हाँ, क्योंकि गुल्लक इमोशन है ना, तो कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं। कोई रीजन आपको बताया गया कि वो क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, क्यों छोड़ गए या कुछ? नहीं, ये मैंने बहुत जानने की कोशिश की पर शायद मैं उतना बढ़िया रिपोर्टर नहीं तो मुझे मैं निकाल नहीं पाया। ये काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इन सब किरदारों में सबसे बड़ा बकैत कौन है? हर्ष। ना? अरे बचपन से एक्टर बनना था। हाँ, ये कीड़ा मतलब कैसे काटा था, किसको देख के काटा? सबसे पहला रीजन तो गोविंदा। हाँ मतलब जो दूल्हे राजा आई हाँ। और उसके बाद लगा कि बस यही है। अच्छा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि कितना चाहिए आपको, क्योंकि जितना मैं बोलता उससे कहीं ज्यादा उन्होंने लिखा हुआ था। तो आप सोचते हो 7? हाँ 7,000, सामने वाला कहता नहीं 7 लाख। ओ भाई, एक के बाद दूसरा काम तभी मिलता है जब पहले वाला काम अच्छा हो। और उन कामों का जिक्र हुआ, ठीक है, भले ही गोल्डन आपका किरदार हो गया हो, कि आपको कोई आदमी मिला बोला कि आप गोल्डन जैसे दिखते हो, गोल्डन एक किरदार है बट आप तो गोल्डन हो नहीं सकते क्योंकि वो तो इंग्लिश नहीं बोलता है। तो उन्होंने नाम ही मेरा गोल्डन सेव कर रखा है। अब उम्मीद करते हैं कि अगले सीजन में डॉक्टर साहब से शादी वादी भी होगी, वो देखते हैं। ये बताइए कि सबसे ज्यादा विटामिन डी कहाँ होता है? सबसे ज्यादा विटामिन डी सूरज में। आपी की सीरीज में बताया गया है कि सबसे ज्यादा विटामिन डी बॉस के चरणों में। अरे करके भूल जाना मेरी आदत है। क्या बात है, क्या कवर अप किया है। लेकिन आप भी नौकरी किया करते थे और आपके भी बॉस ने, मैनेजर ने आपसे कहा था ना कि जाओ एक्टिंग करो। अरे ये आपको कैसे पता? तो सबसे ज्यादा विटामिन डी असल में ही आपके लिए तो फिर बॉस के चरणों में होगा ना। एक्चुअली ये, लेकिन ये रियल है। मैं होटल्स में जॉब करता था। ये मैं आई एम वेरी सरप्राइज, आपको सूची नहीं बताया? अरे मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे पता है। ओके, बट वाकई में ये हुआ क्योंकि मैं होटल्स में काम करता था एंड तो ठीक ठाक चल रहा था, मज़ा आ रहा था क्योंकि आप दोस्त बना लेते हो और एक एज होती है जब आपको लगता है कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैशन से। तो जॉब चल रहा था, बट एक दिन आई थिंक 1.5 साल हो गए जॉब में और मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया और बोला कि यार अनंत, सब सही जा रहा है, रिव्यू जब होता है ना आपकी परफॉर्मेंस का, सब सही जा रहा है, बढ़िया, तुम अच्छे एम्प्लॉई हो, लेकिन मैंने ना तुम्हें एनुअल फंक्शन में देखा होटल के, और तब आप एनुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेलिब्रेट करते हो तो स्टेज वगैरह मिलता है ये सब। तो कह रहा उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि मैं तुमसे कहूँ कि आई थिंक यू शुड क्विट योर जॉब एंड डू स्टेज। और क्योंकि मैंने इतना केपेबल और इतना खुश तुम्हें कहीं नहीं देखा जितना तुम्हें स्टेज पे देखा। तो हाँ, मेरे साथ ये हुआ एक्चुअली यार। क्या नाम था उनका वैसे, याद है? समीर। तो समीर जी को थैंक यू कि हमको एक अच्छा एक्टर देने के लिए। अच्छा, अब जो सबसे इस वक्त देश का ज्वलंत मुद्दा है, अन्नू भैया कैसे बदल दिए गए। मतलब मैं तो, है ना, ये मामला ऐसा है कि तुम किसी की मम्मी बदल दो, किसी के पापा बदल दो, ठीक है, तो आपने अन्नू भैया बदल दिए। अच्छा, मुझे भी शौक लगा। ये गुल्लक में मामला सीरियस हो गया यार, अन्नू भैया बदल दिए, ठीक है, बट जब मैंने देखा मुझे 5-7 मिनट लगे एडजस्ट करने में। उसके बाद मैं उस कैरेक्टर के साथ फ्लो में चला गया कि जो भी उसकी जर्नी थी, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कोई बदला है। और मुझे ऐसा लगा कि सबसे परफेक्ट फिट अगर अन्नू भैया बदले गए तो शायद आप ही हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये हुआ कैसे, मैं मतलब, क्योंकि ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि अनंत जोशी अन्नू भैया कैसे बने, वो क्यों गए, अगर आपको पता हो आप शेयर करना चाहें, आप कैसे आए, क्या इनहिबिशंस थे। बिकॉज गुल्लक मतलब सीरीज नहीं है,
गुल्लक मतलब इमोशन, गुल्लक हाँ, मतलब जो है वो मैं कहाँ पे जाके टच करता है। मतलब मुझे लगता है कि गुल्लक देखने वाला हर दर्शक इस बात से एग्री करेगा कि वो गुल्लक देख के कई बार रोया होगा। ये मैं मतलब गारंटी से बोल सकता हूँ। तो कैसे बने अन्नू भैया? यार आपने एक सवाल में कई सवाल पूछ हाँ, डाले। क्योंकि गुल्लक इमोशन है ना, तो कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं। हाँ लेकिन हाँ। मतलब वाकई में ये मुझे अब एहसास हुआ मोर देन एवर कि गुल्लक वाकई में बहुत मतलब काफी करीब है लोगों के। ऐसा नहीं है कि एक शो है और बदल गया तो बदल गया। ना मुझे याद आ गई क्योंकि सास भी कभी बहू मीर थी। हाँ मीर बदले कि थे, मीर बदल गए, आंदोलन हो गया था। हाँ ये गजब मतलब चक्के जाम हो। तो ये उस तरह से चल रहा है या अभी एंड सोशल मीडिया पे अब तो रिस्पॉन्स क्योंकि इतना क्विकली आता है, तो जब ये रिस्पॉन्स आने चालू हुए तब मुझे इसका सीरियसनेस पता चली। बिफोर दैट आई थिंक जब मुझे कॉल आया टीवीएफ की तरफ से तो मैं भी थोड़ा सा, ये मेरे लिए भी ऐसा था कि यार आप वाकई में ऐसा ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन एक तरफ से खुशी भी थी क्योंकि आप मुझे एक ऐसे शो के लिए बुला रहे हैं जो मेरी फैमिली का खुद का फेवरेट शो है। सबका। तो मैंने आई रिमेंबर मैं पापा को फ़ोन किया, पापा को बोला, मैंने कहा बोलो मुझे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं फॉर गुल्लक, मैं भी जा रहा हूँ मिलने के लिए उनसे। तो वो भी सोच रहे हैं कोई आएगा मौसी का लड़का या चाची का लड़का, उसके लिए मिश्रा परिवार में नई एंट्री। हाँ तब तक उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि अन्नू भैया के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने कहा गुल्लक के लिए है और यू नो मेन पार्ट के लिए आपको बुला रहे हैं ऐसा करके। तो मैं गया, मिला श्रेयांश पांडे से जो क्रिएटर हैं शो के। यस। तो उसने बैठाया बढ़िया से और उसने कहा यार ऐसा डिसीजन हम ले रहे हैं। और मुझे था कि अरे वाह ये बड़ा ही मतलब ऐतिहासिक डिसीजन है आपका। तो काफ़ी बार वाकई में मैंने उनसे पूछा कि आर यू श्योर, मतलब ये आप डिसीजन पूरा मन बना लिए हैं इसके लिए? और उन्होंने कहा हाँ हम पूरा मन बना लिए। मतलब मन क्या बना लिए, एक मजबूरी है जिसकी वजह से शायद ये वो कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी इतने सक्सेसफुल शो के लिए किसी क्रिएटर को अपनी फैमिली मेम्बर चेंज करता, अब तो हम तो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इमेजिन जिसने वो बनाई वो फैमिली, उसके लिए यार बहुत बड़ा डिसीजन रहा होगा। मम्मी चेंज कर देना, पापा यहाँ एक भाई चेंज कर देना। हाँ तो वो भी बहुत उस बात से अफेक्टेड था और वो बोल रहा था यार इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई ऐसा फिल हो जो सीमलेसली फिट हो जाए उसमें, और मुझे लगता है कि अनंत तुम कर लोगे। तो उसका जो ये फेथ था ना कि यार और फेथ भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि यार कोई एक इंडिविजुअली एक अच्छा एक्टर है, ये कि यार ये किरदार तुम अच्छे से निभा लोगे, मुझे ये लग रहा है। तो हम लोग जब रीडिंग भी करते थे ना तो बहुत गुंजाइशें ढूंढता था, क्योंकि ठीक है अन्नू और मतलब मैं वैभव ने जिस तरह से उसको किया, मैं जाहिर सी बात है मैं उसे अलग तरह से अप्रोच करूँगा। तो जब हम लोग रीडिंग भी कर रहे थे तब भी श्रेयांश जो था वो बहुत ही एक एक चीज़ को वो इतनी बारीकी से देखता था और वो उस चीज़ को निकलवाता था। तो उसने यार बहुत मेहनत की, उसने बहुत फेथ दिया मुझे, मतलब मोटिवेशन उसी का था पूरा। तो वहाँ से फिर अन्नू की यात्रा चालू हुई। और मुझे लगा यार सब जब इतना कॉन्फिडेंटली मेरे बारे में आउटलुक रख रहे हैं इस इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को लेके, तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार ठीक है अब ये मुझे ओन कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ मैं हमेशा से एक मैं जो कि कभी हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि हमेशा से मैंने किरदार बनाए हैं, आप ओन कर लेते हो उन्हें तुरंत कि राइटर आपको देते हैं और आपको लगता है हाँ ये तो चेहरा आप ही बनते हो उसका। पर इस किरदार का चेहरा ऑलरेडी वैभव 4 सीजन से था और इतना सक्सेसफुल था, और जब मैंने भी देखा तो मुझे भी लगा था यार क्या कमाल करता है वैभव। इनफैक्ट फन फैक्ट, मैं हमेशा जब भी वैभव को देखता था ना स्क्रीन पे तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं और वैभव भाई का रोल जरूर करेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों हमारे घुंघराले बाल हैं और कुछ मतलब मुझे बहुत सिमिलर लगता था। और एक बड़ा कनपुरिया लहजा है और मेरे पापा कानपुर में पढ़े हुए हैं तो पापा का भी बड़ा कनपुरिया लहजा है बात करने का। तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि एक क्लोजर फैमिली लगता था, और हमेशा मैं सोचता था वैभव और मैं कहीं ना कहीं भाई ज़रूर प्ले करेंगे। और मुझे नहीं पता था कि मैं कोई ऐसा मतलब मैनिफेस्टेशन जहाँ मैं रिप्लेस कर दूंगा। बट आई एम सो हैप्पी दैट आई टुक ओवर अ प्रोजेक्ट विच इज़ सो सक्सेसफुल। दूसरी बात शायद मैंने कहीं और कहीं नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा एक्टर का जो एक अच्छे एक्टर ने जो किरदार निभाया वो करने का मुझे मौका मिला। तो कहीं ना कहीं हम दोनों ही आई थिंक एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जो कि बहुत ऐसा सपोर्टेड नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है। हाँ तो वो उस बात की मुझे खुशी भी है कहीं ना कहीं कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर दिया गया जो कि एक बहुत बेहतरीन एक्टर ने परफॉर्म किया था पहले, और अब
आई होप कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। तो वही ना कि रेस में वो लोग दौड़ रहे हैं जिन्हें मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ एज एन एक्टर। वैभव ऑल्सो, अभी उनकी एक सीरीज आई थी मंडला मर्डर्स, हाँ ब्रिलियंट सीरीज, हाँ वेरी हाँ डिफरेंट हाँ, बहुत सीरीज डिफरेंट। नेटफ्लिक्स पे। उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, हमने एक बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू भी किया था। तो वो उसमें बिल्कुल अन्नू भैया से बिल्कुल अलग। अच्छा, ये कोई रीजन आपको बताया गया कि वो क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, क्यों छोड़ गए या कुछ? नहीं, ये मैंने बहुत जानने की कोशिश की पर शायद मैं उतना बढ़िया रिपोर्टर नहीं तो मुझे करना मैं पड़ेगा, निकाल नहीं पाया, ये काम आपको करना मुझे करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो ये जब हिस्टोरिकल कैरेक्टर, हाँ तो यार ये डर नहीं लगा कि साला इतिहास ही ना बन जाऊं यार? अच्छी खासी दुकान चल रही है, हाँ, ठीक है, मतलब मामला लीगल है भी चल गया, कटहल भी चल गया, वेल फिर ठीक भी है, चल इधर गई। योगी जी का हाँ किरदार भी चल गया, हाँ सब जगह से हाँ चारों तरफ से तारीफें जो है वो मुझे मिल रही हैं, हाँ। ठीक है। और यहां कहीं मैंने ऐसा कुछ कर दिया जो भाई अभी तो, ठीक है, मतलब हाँ, अभी शुरुआत ही पॉपुलैरिटी है। मिलनी हाँ शुरू हाँ, हुई बिल्कुल है, बिल्कुल। लोग पसंद कर रहे हैं कि हाँ यार बढ़िया एक्टर है। और ये ऐसा हम्म डिसीजन था कि हम्म मेक और ब्रेक। तो ये हम्म। डर नहीं था? ये डर तो नहीं था, मैं अमित भाई आपको बताऊं, क्योंकि आई थिंक ये डर ना हमेशा रहेगा। ये था भी और नहीं था, वो हर प्रोजेक्ट के साथ रहेगा। क्योंकि वो फॉर द बेटर और फॉर द वर्स्ट हम लोगों का काम जो है ना, वो हर एक नया प्रोजेक्ट डिसाइड करेगा कि यार ये इस किस्म का एक्टर है और ये इस किस्म का एक्टर बन गया है। क्योंकि तो क्या है ना, वो तो हर प्रोजेक्ट के साथ लगता है कि यार ये जो कर रहा हूँ मैं, ये ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये तो वो एक थोड़ी अनश्योरिटी रहती है। पर एक चीज़ जो आप मेक श्योर कर सकते हो, जो मैं हमेशा अपने को अवेयर करता रहता हूँ, कि यार मैं इस दिन 100% दूंगा अपना। मैं अपनी यूनिट जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है उसको मैं डायरेक्टर के लिए बहुत सर्व करता हूँ। मतलब अभी तक शायद मैंने काफ़ी कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि ऑडियंस के लिए बहुत सर्व करते हैं, कि उनको पता है कि उनकी ऑडियंस उनसे क्या चाहती है। मैं शायद अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं हूँ जहाँ मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस ये चाहती है मुझसे। मैं आई थिंक अभी वहीं पर हूँ कि जहाँ मुझे पता है कि मेरा डायरेक्टर मुझसे क्या चाहता है। तो मैं उसकी सर्विस में हमेशा रहता हूँ। तो हर दिन जिस दिन मैं काम पे जाता हूँ, शूट पे जाता हूँ, मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर जो है मॉनिटर पे वो देख के खुश हो जाए। जहाँ जहाँ उसकी स्माइल आती है, मेरा काम ख़त्म। मतलब मुझे लगता है कि नाउ दिस वाज माय सक्सेसफुल डे। तो डायरेक्टर की सर्विस मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और स्क्रिप्ट के लिए और स्क्रिप्ट जिस तरह से डिमांड कर रही है वो मैं 100% रखता हूँ। तो उसमें वो फियर नहीं आता, कि उसमें लगता है कि उसमें मैंने अपनी तरफ से कम्प्लीटली अवेयर होकर अपना 100% दिया है। उसके बाद में हाँ, फीडबैक इम्पैक्ट तो करेंगी, पर ये जॉब का पार्ट है, क्योंकि हम लोगों का काम ही है अपने को डिस्प्ले पे रख देना। फिर जब आप डिस्प्ले पे आपने रख ही दिया है तो आपको फीडबैक तो मिलेंगी कि अच्छा है, बुरा है, उसका ये टेढ़ा है, ये थोड़ा ऐसा है यार, कि बाल थोड़े छोटे हो जाने चाहिए थे, बढ़ जाने चाहिए थे, कद थोड़ा लंबा हो जाना चाहिए था। और उसमें कंट्रोल अपना नहीं है। तो हाँ, लेकिन ऐसा तो डर नहीं था ऐसा कोई। मैं डर, और यूजुअली मैं वो काम करता भी नहीं हूँ जिसमें मुझे डर लगने लगे। यूजुअली जो इंटरेस्ट करता है मुझे, जैसे मुझे ये इंटरेस्ट बहुत किया था। और स्पेशली जो टीम है ना, टीवीएफ, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ यूट्यूब, मतलब ये वो टीम है जिनकी वजह से मुझे लगा यार कि हाँ यार, ऐसी एक्टिंग भी तो होती है। मतलब ये बड़े अपने ट्राइब के रियलिस्टिक लोग है, हैं। हाँ, ये रियलिस्टिक बड़े है। अपने ट्राइब के हाँ लोग हैं, क्योंकि मुझसे वो सब नहीं होता है कि वहाँ गए और हाँ, कॉलर उठाया वही पुलिस वाला और आएगा माचिस और लाए। ये करेगा। तो इनफैक्ट ये था भी कि क्योंकि वो मेरे मेरे स्वभाव में नहीं है, वो बहुत ऐसा स्टाइल, मतलब इमेजिन मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ अभी। तो हाँ नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, वो। मतलब वो कभी कभी कॉन्शियस ही हो जाते हो कि आप, वरना ना एक वो होता नहीं है कि तो जब आपने टीवीएफ यूट्यूब स्किट्स देखना चालू किए, तो वो तो बड़े आपके जैसे लोग थे। तो वो लगा कि यार हाँ यार, ये भी तो एक बड़ा ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है। तो टीवीएफ के साथ काम करना, प्लस फिर एक्टर्स लाइक जमील सर, गीतू मैम, सुनीता राजवर, हर्ष, तो ये सब लोग ना बड़े अपने, वैभव इंक्लूडेड, मतलब ये मेरे ट्राइब के एक्टर्स हैं मुझे लगता है। तो ये हमेशा इनका अच्छा काम देख के मुझे बड़ी खुशी होती थी, कि उससे अपने को भी होप मिलती है। तो ये आपके ट्राइब के लोग हैं। तो इनके साथ काम करना, ये सब, तो ये सारी चीज़ों ने बहुत एक्साइट कर दिया था गुल्लक में काम करने के लिए। तो डर कहीं ना कहीं जो था वो बहुत ही एक मतलब बहुत ही छोटी फीलिंग बन के रह गया था कहीं। अच्छा, इन सब किरदारों में सबसे बड़ा बकैत कौन है? हर्ष। हर्ष ना? अरे हाँ, अरे नीचे मिला था। अच्छा, हाँ 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 हाँ, हर्ष, उसका ना उसका मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो तो मतलब वो मज़े करता है। और मुझे लगता है कभी कभी यही होना चाहिए लाइक, क्योंकि शायद आप ये काम कर रहे हो मज़े करने के लिए। वो बहुत मज़े करता है, और स्पेशली गुल्लक आई थिंक उसके लिए ना, मतलब उसके लिटरली वो परिवार है। और तो वो वहाँ वो सेट पे जितने मज़े करता है,
मतलब अगर उसका शोल्डर लगा है और आपका क्लोजअप है तो मजाल है कि आप एक बार में अपना शॉट दे दो, क्योंकि वो कुछ अलग ही करेगा। तो हाँ, सबसे बड़ा बकैत अपना छोटा भाई अमन। मुझे सुनीता जी का मैसेज आया, तो मैंने रिव्यू डाला ना आपने, तो उन्होंने लिखा कि अनंत अब थोड़ा रिलैक्स होगा, बहुत डरा हुआ। नहीं, पर वाकई में आई वुड से, क्योंकि आई थिंक वो शूटिंग करते वक्त तक कोई किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं थी, कोई भय नहीं था, और सिलेक्शन हुआ तब भी नहीं, क्योंकि उसका खुशी थी, एक अपॉर्चुनिटी है ना आपके मेरे लिए। तो मैं तो उसको देख रहा था कि यार हाँ यार काम करते हैं और सब लोग श्योर है ना, बस रेडी है ना, ये करते हैं, सीन्स हो रहे हैं, मज़ेदार सीन्स हो रहे हैं, लिखाई इतनी अच्छी है कि कॉन्फिडेंस और आ जाता है कि सीन ही इतना बढ़िया है तो आप कितना गलत परफॉर्म कर लोगे। तो ये सब करते हुए शूटिंग हो गई, सब हो गई, मैं सबको खुशी खुशी बता रहा हूँ कि हाँ अब तो गुल्लक में मैं हूँ। और पर जिस दिन टीजर लॉन्च हुआ और आई थिंक लोगों के इम्पैक्ट आना, कमेंट कमेंट सेक्शन जब पढ़ा, और मैं यूजुअली सोशल मीडिया वाला प्राणी नहीं हूँ, मतलब मैं मुझे नहीं पता कि ये एंगेज कैसे करूँ, और ऑल्सो पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे कहीं ऐसा मेरे किरदार को पर्सनली मुझे कहीं नेगेटिव कमेंट्स आए नहीं, तो उसमें मैं तो थैंकफुली नहीं आए वरना तो मैं घर पे डिप्रेशन में बैठा होता। तो पर वहाँ पे ही कि वैभव को क्यों हटा दिया गया और अन्नू भैया क्यों चेंज कर दिए गए, तो एक्सेप्टेंस जब नहीं होती तो आपको लगता ही है कि यार ये आपने कहाँ हाथ डाल दिया, जो आप बोल रहे थे कि अच्छी खासी गाड़ी चल रही है, सब में आपको इतना प्यार मिल रहा है कि सब बिल्कुल ही भाव विभोर हो चुके हैं, लेकिन आप फाइनली ये क्यों कर लिया। तो मैंने अपने मैनेजर सुची को फ़ोन किया, मैं उससे भी बात की, तो बोली नहीं एक बार शो देखने दो लोगों को। और तो मैंने कहा नहीं पता, पर क्योंकि शो मैंने भी नहीं देखा है पूरा अभी तक, तो वहाँ से थोड़ा बेचैनी शुरू हुई, और बेचैनी फिर कंटिन्यू होती गई, क्योंकि वो आई थिंक वही है ना कि अननोन तो हमेशा डर लगता है, अंधेरे में तो सभी को डर लगता है, क्योंकि अननोन है ना, कुछ देखा ही नहीं है। तो फिर जब आपका रिव्यू आया तो फिर ऐसा, हाँ, तो सुनीता जी ने मुझे एक्चुअली फॉरवर्ड किया था। अच्छा, ओके। क्योंकि हम लोग जब स्क्रीनिंग नाइट में मिले थे तो मेरा रिएक्शन उन्होंने शायद देख लिया था कि यार मैं अनश्योर हूँ कि अब लोगों को तो कैसा उन्होंने वही लगेगा। लिखा था कि बहुत टेंशन में था वो, थोड़ा रिलीफ होगा इससे। हाँ, बट इट डिड हेल्प, एंड यूनानिमसली अभी ये रिस्पॉन्स आ ही रहा है कि एक बार आप शो देखते हैं तो हाँ, आई थिंक आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट या पहले, हाँ, 2, 4, scene 5 में, मिनट हाँ, आपको लगता है, आपको लगता and है then कि आप याद करते हो पहले, पर फिर आप शो के साथ और किरदार के साथ बह जाते हो, तो आई थिंक वो एक सक्सेस है मेरे लिए। एक मुझे श्रेयांश इज द पर्सन जिन्होंने आपका सिलेक्शन किया इस किरदार के लिए, या फिर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे? अर्नाब तो इन्वॉल्व थे ही, क्योंकि उनके इजाज़त के बगैर तो कुछ होगा नहीं, पर हाँ, पर शेरी आई थिंक श्रेयांश आई वुड से मेनली, एंड अभय राउत जो डायरेक्टर थे जिन्होंने डायरेक्ट किया है सीज़न 5। तो अभय ने तो हर सीन उसके साथ पढ़ा, क्योंकि वो डायरेक्ट कर रहा था शो को, तो उसका और मेरा कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का कंफर्ट गीतू मैम एंड जमील सर और हर्ष शेयर करते हैं आपस में, फैमिली हो गई ना, एंड विद द डायरेक्टर एज वेल, विद द क्रू एज वेल, क्योंकि वो उन लोगों के लिए पूरा सब परिवार है। 5वां सीजन, हाँ, मतलब, और 9 7 या 9 साल पहले शूट किया था इन्होंने, और तब से चलता है। तो मेरे लिए क्रू में आसानी से घुल मिल जाना, सबको पहचानना, वो काम हैंड होल्डिंग मेरी अभय ने किया, अभय राउत जो डायरेक्टर है। शेरी ने मुझे आते ही मतलब जो कॉन्फिडेंस दिया, उसने कहा भाई तू ही कर रहा है, वो ब्रो करके बात करता है, ब्रो तू कर लेगा ब्रो, बहुत ही शेरी बहुत ही स्वीट है यार वो, और वो स्वीट जेन्युइनली बहुत स्वीट है, लाइक वो अंदर से बहुत पावर देता है, वो ऊपर से ऐसा नहीं करता कि आप सही हो, सब चीज़ ओवर नहीं करता वो, बट उसने बहुत ऐसा एम्पावर किया। मैं उनको गुल्लक की वजह से ही जानना शुरू किया था। हाँ, जब गुल्लक मैंने देखा तो मैंने कहा यार कौन है इसका क्रिएटर यार, तो फिर ढूंढा, फिर इनसे मेरी बातचीत भी हुई, फिर कुछ दिन पहले मिले भी, फिर अभी भी जब मैंने देखा तो मैंने बताया, मैंने कहा यार बढ़िया आपने वो किया, और उनका पिरामिड स्कीम भी आया है, पिरामिड स्कीम भी आया, तो दोनों शोज जो और एक साथ आए, तो शेरी के लिए बहुत बड़ा दिन था उस दिन, कि परसों एक हफ्ते में 2 बड़े शोज रिलीज होना। अच्छा, अब जब एक्सेप्टेंस आ गई, अब जब आप सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन खोलते हैं तो 2 तरह के कमेंट हैं, ठीक है, एक तो है अन्नू भैया कैसे बदल दिए भाई एकदम, कि दूसरा कि
यार लेकिन सीरीज देखो, देखने के बाद तुमको ये अच्छा लगे। ये कमेंट्स मैंने खुद पढ़े आज जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने पढ़े। अच्छा, लोग ही उसमें लोगों को बता रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं यार सीरीज देखो, ही इज ए वेरी गुड एक्टर, अनंत जोशी इज ए वेरी गुड एक्टर, ही हैज डन वेरी गुड जॉब। तो इस तरह के कमेंट्स की तादाद अब आपको भी बढ़ती हुई नजर आ रही है? अब तो मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दी है। अब तो पढ़ना चाहिए बल्कि। तो मैंने थोड़ा नोटिफिकेशन बंद कर दिए थे, पर मैसेजेस हाँ पढ़ने में आते हैं, तो अब वो आते हैं। पर अब मामला थोड़ा जो है वो ढीला हो रहा है। मतलब मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। आई थिंक पहले जब आया था तो थोड़ा इम्पैक्ट किया था मेरे को वो, क्योंकि वो शायद वो आदत नहीं है मुझे। क्योंकि पहले जितने भी किरदार किए तो उनके लिए प्यार ही मिलता था। हाँ, पहली बार मुझे लगा यार कि यार क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए ना, आप ठीक है वैभव ने वो काम किया और बहुत बखूबी किया, पर इस सीज़न में वो किरदार मेरा था, तो मेरी फुल ओनरशिप थी उसकी तरफ से। और कोई जब ऑडियंस, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि ऑडियंस भी उतना ही ओन करती है जब वो बाहर आ जाता है, तो उन्होंने एक तरीके से उन कमेंट्स ने ना उस किरदार की ओनरशिप मुझसे छीन ली। तो वो जो फीलिंग होती है ना कि अरे यार ये तो मेरा था, तो आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे इम्पैक्ट किया था। बट बिसाइड्स दैट अंडरस्टैंडिंग की कि मुझसे ज़्यादा अहमियत शायद इस किरदार की ऑडियंस के लिए है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से इम्पैक्ट करता है इन अ वे कि मुझे पता है कि एक बार वो अपनाएंगे तो मुझे भी फुल होल हार्टेडली अपना लेंगे। तो अच्छा, वो होप है मेरे लिए ये इसलिए भी ये कैरेक्टर बहुत वो है बिकॉज मेरी फर्स्ट जॉब जो थी ना वो एज अ मेडिकल रैप थी। जो काम अरे जो आपका कैरेक्टर यहाँ पे करता है, आई डिड इट फॉर लाइक 8 to 9 months, अरे वाह, उससे ज्यादा मुझसे हुई नहीं। तो वो जो रिलेटेबिलिटी, मतलब मुझे लगा यार ऐसा ही तो होता है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, कोई एक बदमाश मिलता है डॉक्टर, कोई एक अच्छा डॉक्टर मिलता है। तो आपको इस प्रोफेशन के बारे में कुछ नॉलेज थी इससे पहले? बिल्कुल थी, क्योंकि मेरे कज़न है, तो वो मेडिकल रैप थे, और वो हमेशा ना फ्रीबीज भी लाते थे, क्योंकि उन लोगों को फ्रीबीज भी मिलती थी। तो हम लोग मतलब बचपन में बहुत फैसिनेटेड होते थे ये फ्रीबीज देख के कि अरे ये आ रही है, जबकि बहुत सिंपल सी ट्रैवल किट्स आ रही हैं, कुछ आ रही पेन है, होता है, डायरी होती है, बट बड़े फैसिनेटेड होते थे, ब्रांडिंग होती थी उसमें। तो उनको बहुत क्लोजली देखा था। और बचपन में आपकी बड़ी अच्छी मेमोरी बन जाती है। आई थिंक वो जो मेमोरी होती है ना वो आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो शायद आपके पहले एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो थ्रू जगदीश भैया, मेरे कज़न जो है, तो उनके थ्रू मैंने मेडिकल रैप वाला वर्ड देखा था, और किस तरह से वो जो है अपना एक वो ऐसा बैग होता था, स्लिंग बैग, वो लेके घूम रहे होते थे हर जगह, उसमें सब रखा हुआ है, सब भरा हुआ है। एंड तो वो जितना बाहर से वो जितना ग्लैमराइज दिखता है, यानी कि आप जितने कॉन्फिडेंट दिखते हो, उसके पीछे का स्ट्रगल जो है वो दिखता था मुझे, जब वो मम्मी के साथ बैठ के कभी कभी चाय पीते थे। तो हाँ, तो ये थोड़ा क्लोजली मैंने वहाँ से बोरो किया। आपकी फैमिली में है गुल्लक के फैंस? अरे हाँ, क्योंकि अपनी भी वही 4 लोगों का परिवार, 2 भाई और मम्मी पापा। सेम है। तो हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा रिलेटेबिलिटी फैक्टर है। एंड ऑल्सो प्लस क्योंकि पापा की पढ़ाई कानपुर में हुई, तो माहौल बहुत ही सिमिलर था, लाइक ह्यूमर बहुत सिमिलर है हम लोगों का। तो हाँ, हालांकि मेरी माँ आई थिंक शांति मिश्रा से बहुत डिफरेंट है। हाँ, वो पूरी ममत्व की मूर्ति है, लाइक उसके लिए कुछ बुरा है ही नहीं। हाँ, वो कभी तहरी बनाएगी ही नहीं। हाँ, वो पालक पनीर से नीचे जाती नहीं। उनका वो डायलॉग आता है ना कि तुम मम्मी थोड़ा ही हो जो बिना पेमेंट के मजदूरी करोगे। तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें जो ना आपको इंस्टेंट हिट करती है। वो तो हाँ, यार भाई, मतलब क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, क्योंकि शायद मेरी मम्मी ने मुझसे कभी बोला नहीं, तो मैंने कभी सीखा नहीं। तो जब मम्मी ने बोला शो में, तो मुझे लगा अरे हाँ यार ये तो क्योंकि मम्मियाँ ना बड़ी साइलेंटली ये जॉब कर लेती हैं, तो इट ओनली टेक्स अ शांति मिश्रा फॉर टू रियलाइज कि ना कि हाँ यार ये तो, हाँ ये बात तो आपने सोची नहीं। तो बनाते बनाते सिंपल तरीके से जो यही पावरफुल राइटिंग यहाँ पे काम करती है। आपको जो सटल उन्होंने बोला कि तो मम्मी थोड़ी हो जो बिना पेमेंट के काम करोगे, और आप सोचते हो कि यार आपको अपनी मम्मी के लिए बड़ा उस वक्त महसूस होता है कि अरे यार क्या सही इन्होंने बात बोली। अच्छा, आपकी पैदाइश नैनीताल की रही? नहीं, आगरा। तो कहीं पे नैनीताल का जिक्र क्या है आपकी? अरे क्योंकि हम लोग पहाड़ से हैं, मतलब मेरा गांव नैनीताल, मतलब मम्मी नैनीताल से हैं, पापा अल्मोड़ा से हैं। हाँ, तो हम लोग हैं उत्तराखंड से, पर वो मूल निवास है। पर पापा क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में थे, हम लोग कॉन्स्टेंटली कंटोनमेंट एरियाज में रहे,
तो आगरा, शाहजहानपुर, तो ये सारे स्मॉल टाउन यूपी घूमे पूरा। यूपी पूरा घूमे। उसने बहुत काम दिया है बिल्कुल। यूपी ने। यूपी के सीएम भी बने आप। हाँ पर्दे हाँ पे, हाँ तो हाँ जी। हाँ हाँ। तो आगरा कितना वक्त रहे? आगरा सबसे ज्यादा है। आगरा तकरीबन 10 साल, 10-11 10 साल। तो क्या पढ़ाई वढ़ाई मतलब? सब वहाँ पे। हाँ, केंद्रीय विद्यालय का स्वर्णिम गौरव। और कॉलेज? कॉलेज नैनीताल से हुआ। कॉलेज नहीं था। किस सब्जेक्ट में? होटल मैनेजमेंट। होटल। तो फिर कौन से होटल में उस वक्त नौकरी किया करते थे? वहीं लोकल होटल था या? तो नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं तो बॉम्बे आके जॉब किया। और क्योंकि बात ये थी, बचपन से एक्टर बनना था। हाँ, ये कीड़ा मतलब कैसे काटा था? किसको देख के काटा था? एक मैंने आपने कहीं पे जिक्र भी किया था कि फ्लेमिंको के आप बहुत, फ्लेमिंको जो फ्लेमिंको स्पेन तो की बहुत, आर्ट है। हाँ फ्लेमिंको बहुत उस बाद में वजह से आया। मैं एक्टर बनना चाहता था। पर नहीं, पर फ्लेमिंको तो बहुत बाद में अच्छा। आया। मतलब सबसे पहला रीजन तो गोविंदा। हाँ मतलब जो दूल्हे राजा आई हाँ। और उसके बाद लगा कि बस यही है। तो आई थिंक वो दौर था जब गोविंदा, मतलब गोविंदा जो थे वो शाहरुख खान से ही बड़े स्टार थे वो टाइम पे। और उनके जैसा एंटरटेनर, होलसम एंटरटेनर आई थिंक इंडस्ट्री में नहीं है, कोई नहीं एब्सोल्युटली। है। और जो मतलब जब वो सीरियस सीन करें तो आपको रुला दें, जब वो कॉमेडी करें तो उससे बेहतर आपको हंसा नहीं सकता, जब वो डांस करें तो लगे ये तो क्या एफर्टलेस डांसिंग है। तो वो इतना जो मेरे लिए हिंदी फिल्म्स का इम्प्रेशन था ना वो था। तो कोई पूछता था कि बचपन में कोई पूछता था ना कि क्या बनोगे, तो जवाब ये नहीं निकलता था कि एक्टर बनना है। डांसर। मैं बोलता था नहीं, हीरो बनना है। हीरो बनना। क्योंकि हीरो मतलब कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, कि वो आपको रुलाएगा भी, हंसाएगा भी, डांस भी करेगा, एक्शन भी करेगा, सब करेगा। तो फिर धीरे धीरे मीनिंग चेंज हुई। पर ये था कि एक म्यूज़िक स्टेज की तरफ रुझान बचपन से ही था, तो वो बढ़ता गया। तो वही जो शौक था वो जब थोड़ा थोड़ा जुनून में बदलता गया, फिर ऐसा लगा कि यार यही करना है। पर बिकॉज अगेन मिडिल क्लास फैमिली लिमिटेशंस होती हैं और एस्पिरेशंस की भी लिमिटेशंस होती हैं, कि आपको लगता है कि यार ये तो कोई करियर ट्रैजेक्टरी नहीं हो सकती। माँ बाप को भी लगता है कि इसकी कोई डिग्रीज तो है नहीं, हम आपको दिला के कहीं जॉब दिलवा दें। तो तब कहीं ना कहीं मुझे फिर लगा कि यार मैं कोई ऐसा डिग्री कर लेता हूँ जो मुझे जॉब क्विकली दे दे, इंडिपेंडेंस दे दे, ताकि उसके बाद जो भी मैं करना चाहूँ, लोगों से मिलना चाहूँ, मीटिंग्स करना चाहूँ, ऑडिशंस देना चाहूँ, वो मैं अपने बूते पे कर पाऊँ। तो मैंने होटल मैनेजमेंट किया कि ताकि मैं कहीं पे भी जाके जॉब कर लूँ। और पहला जॉब जो था मेरा बॉम्बे में लगा। तो बॉम्बे में मैंने ट्राइडेंट बैंड्रा कुर्ला में काम किया। वहीं पे मेरे मैनेजर ने मुझे सलाह दी कि बेटा तुम जाओ यार। फिर हाँ, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? फिर वहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद एक्चुअली वहाँ पे जर्नी स्टार्ट नहीं हुई, फिर उसके बाद वापसी हुई दिल्ली। अच्छा। हाँ, दिल्ली वापसी हुई, दिल्ली में थिएटर स्टार्ट किया मैंने। और यहाँ पे थिएटर, एक लोकेश जैन डायरेक्टर हैं दिल्ली में, और यहाँ पे इनके साथ मैंने इनका मंडला ज्वाइन किया। और थिएटर किया 4 साल करीब यहाँ पे। और फिर उसके बाद दिल्ली से ही और फिर सारे शौक बॉम्बे जाने के मिट गए, क्योंकि दिल्ली में थिएटर इतना जुनूनियत के साथ किया जाता है, मज़ा आ जाता है, और आप कहीं खो से जाते हो यहाँ पे। तो मैं बड़ा ही रच बस गया था यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑडिशन हुआ एक दिल्ली में, जो कि शौकिया ऐसे देने के लिए चले गए सबके सब, कि एक्टर्स हैं जा रहे हैं ऑडिशन देने की, ये भी एक देख लिया जाए प्रोसेस क्या होता है। ऑडिशन दिया, उसके बाद बुलावा आ गया। विद इन आई थिंक ऑडिशन देने के 7 दिन बाद मुझे करीब बुलावा आ गया था। मैं बॉम्बे गया तो उन्होंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था। अच्छा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने मुझसे ही नहीं पूछा कि कितना चाहिए आपको, क्योंकि जितना मैं बोलता उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने लिखा हुआ था। तो आप सोचते हो 7? हाँ, 7,000, सामने वाले कहते नहीं 7 लाख। ओ भाई। हाँ, तो थैंक गॉड, क्योंकि आप थिएटर के स्टैंडर्ड से मांगते जो मांगते, उन्होंने कमर्शियल स्टैंडर्ड से लिखा हुआ था। तो बस उसके बाद से बॉम्बे हुआ, फिर काम से काम निकलता गया। चला गया। हाँ, तो कई बार जब लोग पूछते भी हैं कि स्ट्रगल का फेज क्या रहा, तो मेरा किस्मत से मैं कहूँगा बहुत बड़ा साथ रहा ऊपर वाले का, कि दरवाज़ों में ऐसा नहीं हुआ कि खटखटाना पड़े और लोग दरवाजे नहीं खोल रहे। तो मुझे लोगों का साथ बहुत मिला, लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया, राइट फ्रॉम माय मैनेजर फॉर एग्जांपल। मतलब लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया। मेरी तो उल्टी कहानी है, जहाँ मैं हताश होता था वहाँ पे लोग बोलते थे कि अरे नहीं यार, तू इसी के लिए बना है, यही कर। तो वहाँ पे कहीं कोई ऐसा नहीं मिला जो कि बोले कि नहीं बेटा तुम नहीं कर पाओगे। एक आपको लगता है आप एक ऐसे दौर में आए जहां पर जो एक डिफरेंस, जैसे आपने कहा हीरो, ठीक है, बट आपने 12th फेल भी की, ठीक है, आपने मामला लीगल है भी किया, ठीक है, आपने वहां पे किरदार निभाए, ठीक है,
अब वो किरदार भले ही हीरो नहीं था, बट कहीं ना कहीं उस किरदार का इम्पैक्ट हुआ। हाँ। एक के बाद दूसरा काम तभी मिलता है जब पहले वाला काम अच्छा हो, और उन कामों का जिक्र हुआ, ठीक है, भले ही गोल्डन आपका किरदार हो गया हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे दौर में आए जहां पर आपने कैरेक्टर्स बिल्ड किए कि अच्छा ये कैरेक्टर है, लोग आपसे मिल रहे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा कहीं कि आपको कोई आदमी मिला, बोला कि आप गोल्डन जैसे दिखते हो, गोल्डन एक किरदार है, बट आप तो गोल्डन हो नहीं सकते क्योंकि वो तो इंग्लिश नहीं बोलता है ना। तो आपको लगता है कि ये जो दौर रहा ये कहीं ना कहीं लकी रहा, और आपको किरदार मिलते गए और उनका इंपैक्ट होता गया। तो वो जो एक होता था कि भाई मैं आऊंगा तो मैं या तो मैं हीरो बनूंगा किसी हीरोइन का, या फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, तो वो दौर कहीं ना कहीं मुझे तो अमित भाई लगता है कि अच्छे राइटर्स का दौर तो हमेशा से था। अच्छे एक्टर्स को अच्छे राइटर का साथ मिल जाना बहुत जरूरी है, और मैं तो कहूँगा मीडियोकर एक्टर को भी अच्छे राइटर का साथ मिल जाए तो बस वो उड़ जाता है। तो आई थिंक मेरी जो किरदारों की राइटिंग थी, राइट फ्रॉम कटहल टू इवन गोल्डन फॉर एग्जांपल, सिद्धार्थ सर, मतलब वो इतना मुझे लगता था ठीक है ये क्या ही होगा। पर कहीं ना कहीं एज अ मेकर जब सिद्धार्थ सर उसको लिख रहे थे, गोल्डन को लिख रहे थे, उनके दिमाग में क्लियर ट्रैजेक्टरी थी कि क्यों लिख रहे हैं, उसकी वजह क्या है उस शो में। तो हर किरदार जो मैंने किया उसका एक बड़ा सॉलिड रीजन था उनमें एग्जिस्ट करने का, वो भीड़ का हिस्सा नहीं था, भीड़ का हिस्सा नहीं था। yes. तो उस वजह से क्या हुआ, और उसको अगर आप ईमानदारी से निभा लो, अगेन जो मैं इन द सर्विस ऑफ डायरेक्टर रहता हूँ कि अगर मैंने उसके विजन को साकार कर दिया तो बस आई थिंक वो फिर ऑडियंस को दिख जाता है। एंड फिर और कुछ किस्मत का ही है कि वो स्ट्राइक कर गया हमेशा। इनफैक्ट वेरी स्मॉलर रोल लाइक गोल्डन, तो वो हमेशा लोगों को ऐसा याद रहा कि लोग गोल्डन मतलब याद ही रखते हैं। कईयों ने मेरा नाम, मेरे दोस्तों ने जो दोस्त इंडस्ट्री से जो बने, जिन्होंने देख के जब शो देखा उसके बाद मैसेजेस वगैरह चालू किए, तो उन्होंने नाम ही मेरा गोल्डन सेव कर रखा है। तो वो जुड़ गया। फिर कटहल हो गया, फिर 12th फेल हो गए। yes. हाँ, तो 12th फेल तो आई थिंक वो बहुत ही इतनी बढ़िया रिटन स्क्रिप्ट है कि उसमें हर एक किरदार आप उठा लें तो वो बड़ा मेमोरेबल किरदार हो जाता है। और प्लस विधु विनोद सर का ट्रस्ट रख पाना कि भाई नहीं ये नरेटर ये बनेगा मेरी फिल्म का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। मेरे लिए था कि अरे वाह ये फिर वहाँ पे कोई हीरो और सपोर्टिव, मुझे लगता है वो डिमार्केशन शायद अब धुल गई है, वो धुल गई कहीं ना कहीं। जो अब जो दौर चल रहा है ना, अब हम किरदारों को ज्यादा याद रखते हैं, और किरदार कहीं ना कहीं बड़े सारे हीरो से ज्यादा पॉपुलर है। यू एग्री? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप किसी भी जितने भी हम बढ़िया एक्टर को देख, जो भी जिनको भी आज हम एक अच्छे एक्टर की कैटेगरी में देखते हैं, बिकॉज एक अच्छे किरदार को निभाने के लिए अच्छे एक्टर की बहुत ज़रूरत है, जो ये समझ पाए कि वो क्योंकि काफ़ी लोग आई थिंक इस तरह भी देखते हैं कि क्योंकि वो मेन किरदार नहीं कर रहे तो मैं इसमें अपना 100% नहीं दूंगा, जो कि मेरी प्रिंसिपल्स के तो बहुत अगेंस्ट जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, मेरा किसी भी स्मॉलर से स्मॉलर, और भले वो मेरा कैरेक्टर नहीं हो, मैं पीछे खड़ा हूँ, और उसमें 100% मोमेंट पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मामला में मतलब मेरे डायरेक्टर का फीडबैक आया था उस पर, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरा डायरेक्टर रिस्पॉन्ड करता है कि मैं बहुत पीछे हूँ कहीं पे, मुझे स्कूटर स्टार्ट करना है। ऐसा एक सीन था, वो कहीं लिखा नहीं हुआ है स्क्रिप्ट में, कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है, पर ये था कि मुझे पीछे खड़ा होना है क्योंकि मुझे एक कॉन्वर्सेशन सुननी है, ऐसा करके। पर मेरे हाथ में स्कूटर था, अब मैं स्कूटर का क्या करूँगा वो मेरे ऊपर था। तो वही था कि अब उसमें 100% होना, तो वहाँ पे मैंने पीछे अपनी एक कहानी बना दी कि वो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और उसमें वो पीछे जो फिजिकल कॉमेडी हुई है, तो वो बोल रहे थे कि मैं कितनी बार सोच रहा था कि मैंने फोकस पीछे क्यों नहीं किया सादा। तो ये सब तो अच्छा लगता है कि इस तरह के जब आपका इन्वॉल्वमेंट होता है वो एक्नॉलेज किया जाता है, तो उससे और पुश मिलता है। और योगी जी कैसे बने आप ये, क्योंकि वो फिल्म मुझे लगा कि मतलब बिल्कुल आपने जो बॉडी लैंग्वेज पकड़ी और बड़े मतलब जबरदस्त तरीके से, मतलब उसको हम बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल डिस्कशन, जो कि एक किरदार जो निभाया आपने, कि मतलब अब उसमें हम आइडियोलॉजी पे नहीं जाएंगे, बट एज अ फिल्म मुझे लगा कि उसमें जिस तरीके से उनकी जर्नी दिखाई गई, दैट वाज पोर्ट्रेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड यू वर फिनोमिनल। थैंक यू। तो वो कैसे हुई फिल्म? बिकॉज कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फिगर पे जब आप फिल्म करते हो तो मन में एक इनहिबिशंस रहते हैं कि यार बाकी तो चल ठीक है, कैरेक्टर है, यहाँ थोड़ा दाएं बाएं हुआ या कुछ हुआ तो मतलब क्या बखेड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा।
तो उसकी जर्नी कहानी क्या रही? यार योगी मेरे पास आई थी, मतलब ऐसा करीब फिल्म शुरू होने से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले एक बार आई। और मैंने इन्हीं कारणों की वजह से मैंने कहा कि सर मैं, क्योंकि आई थिंक आज के दौर में ना शोर बहुत हो जाता है इंटरनेट पे, और तुरंत आप जज कर लिए जाते हो, आप एक कैटेगरी में रख दिए जाते हो। और क्योंकि अभी यात्रा चालू ही हो रही है, तो मैं शायद ऐसा कुछ अभी नहीं करना चाहूँ, तो मैंने मना कर दिया। फिर आई थिंक सम अदर एक्टर गॉट इन्वॉल्व, रियली सीनियर एक्टर गॉट इन्वॉल्व इन द फिल्म, एंड देन पर कुछ फिर हुआ, शूटिंग उनकी चालू भी हुई थोड़े टाइम के लिए, और फिर अचानक से मुझे कॉल आता है कि बहुत कुछ रिव्यू हुआ है स्क्रिप्ट में और ये सब रिवाइज हुआ है, आप एक बार ये स्क्रिप्ट पढ़ो। तो वैभव विशांत, जिन्होंने मामला की भी कास्टिंग की, कई मेरे मेरे ज़्यादातर फिल्म्स एंड शोज़ की कास्टिंग उन्होंने की, उन्हीं का फ़ोन आया, वही कास्टिंग कर रहे थे इसकी। और उन्होंने कहा यार एक बार तू स्क्रिप्ट पढ़ ले, उसके बाद मन बनाना, मतलब मैं बोल ही नहीं रहा कि तू कर, पर एक बार स्क्रिप्ट पढ़ ले। तो मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट पढ़ी, और आई रियलाइज़ कि यार ये तो बहुत ही मतलब ये किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की जर्नी नहीं बता रहे हैं। रादर फिल्म वहाँ रुक जाती है द मोमेंट ही गेट्स इनटू पॉलिटिक्स, बट एक इंडिविजुअल जर्नी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये सवाल मेरा भी था कि यार एक योगी ने पॉलिटिशियन बनने की क्यों सोची, एक तो एक आम आदमी ने योगी बनने की क्यों सोची, फिर योगी ने पॉलिटिशियन बनने की क्यों सोची। तो ये जो पूरे कई सवाल थे, एंड द स्क्रिप्ट आंसर्ड दैट ब्यूटीफुली। एक जर्नी, एक लाइफ जर्नी थी जो बड़ी अनयूजुअल है। हम एक आम आदमी को बड़ा अमीर आदमी बनते हुए देख सकते हैं, ये सब एक जर्नीज हम देखते आए हैं, बट ये बड़ा ही ट्रैजेक्टरी एक ऐसी है कि आप एक बड़े घरेलू ज़िंदगी में रह रहे होते हो, फिर आप रिनाउंस कर देते हो वर्ल्ड को, फिर आप रिनाउंस्ड संसार से, उस अलग रेल्म से दोबारा से एक पॉलिटिकल वर्ल्ड में आते हो, और आप मतलब इंडिया के सबसे बड़े, सबसे पॉपुलेटेड स्टेट के सबसे लव्ड सीएम बनते हो। तो ये फैसिनेटिंग फैक्टर्स थे, जो कि रिगार्डलेस, अगर मैं अपने जजमेंट्स और अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बिल्कुल हटा दूँ और मैं सोचूं कि हाँ यार ये तो है, सोचने वाली बात है, तो स्क्रिप्ट ने वो सब मुझे बखूबी जवाब दिए। फिर उसके बाद दूसरा ये था कि मुझे जिस तरह के ऑफर्स आ रहे थे वो बड़े ही सिमिलर टोन में थे जो मैं पहले काम कर चुका था। और फिर 12th फेल के बाद से तो हीरो का दोस्त बहुत ही ऐसा होने लगा कि यार कि नहीं यार, सपोर्टिंग में अगर कोई चाहिए तो वो लगातार आए ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मन में ये भी था कि यार मुझ पे कोई भी एक प्रमुख किरदार को लेके, और वो भी किसी बायोपिक को लेके, किसी भी एक्टर के लिए बायोपिक करना एक माइलस्टोन होता है। तो कहीं ना कहीं शायद मेरा सारा फोकस उस पर चला गया कि यार कोई मेरे स्किल सेट पे इतना ट्रस्ट कर पा रहा है कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट रोल दे रहा है, और तो मुझे वो करने में, तो आई थिंक वो मतलब उसने मुझे बहुत एक्साइट किया, एंड आई सेड येस इमीडिएटली। और यूनिट ऑलरेडी रेडी थी, और मैं गया, शूटिंग स्टार्ट हुई, और हमने बहुत ही बढ़िया से पूरा रिसर्च वर्क हुआ उस पर। और सबसे ज़्यादा आई थिंक मैंने एज एन एक्टर जो मेहनत की है, क्योंकि उनका जो चाल चलन, हाव भाव, सोचने का तरीका मुझसे बिल्कुल विपरीत है। मतलब मैं उनकी तरह बात करने से लेके, मतलब मेरा कुछ नहीं मिलता, मेल ही नहीं है हम लोगों का। इनफैक्ट जब मैंने अपने भाई को बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, तो बोल रहे तुझे क्यों लिया है उन्होंने। हाँ। मतलब सबसे पहला सवाल ये था कि दिखोगे नहीं आप, हाँ, उसमें कोई बिलीव नहीं करेगा कि आप कर सकते हो। हाँ, तो मेरे भाई का भी यही था कि क्योंकि वो भी सिनेफाई, मतलब उसको भी बड़ा पसंद आता है एज एन ऑडियंस, वो भी सिनेमा देखता है, वो भी अच्छी फिल्में देखना चाहेगा। तो उसका याद है, बट तुझे क्यों लिया यार उन्होंने यार। तो मैंने कहा पता नहीं, तुझे तो खुश होना चाहिए ना, मुझे तो फिल्म मिल रही है लेकिन नहीं, तुझे क्यों लिया। तो वो था, लेकिन जिस तरह से कुछ तो हुआ, और ढले हम लोग, मतलब राइट फ्रॉम रविंद्र जी जिन्होंने डायरेक्ट किया, एंड मेहनत की, और पर जितने लोगों ने फिल्म देखी, मुझे अभी भी काफ़ी लोग मिलते हैं, और जिन्होंने फिल्म देखी है वो यादगार रही है, उनके दिमाग में रही है वो परफॉर्मेंस। तो और मुझे इस बात की खुशी रही कि एक ऐसा अनुभव एज एन एक्टर मुझे मिला जो कि शायद अभी तक नहीं, मेरी लाइफ में नहीं जुड़ा हुआ था। तो इसके लिए बाल मुंडवाए थे या मेकअप था वो? नहीं, बाल मुंडवाए थे, सीन में मुंडवाए थे। लाइक रविंद्र सर और ये कहीं ना कहीं मेरी भी ख्वाहिश थी, क्योंकि एक तो 2 रीजंस थे। एक तो गर्मी में शूट करो, अगर आप पैच लगाओ तो वो आफत है, मतलब वो। और दूसरा ये कि रविंद्र सर को एक सीन चाहिए था जिसमें कि मुंडन हो रहा है, जिसमें कि बाल मुंडवाए जा रहे हैं। अब वो बिना मुंडवाए तो नहीं, फिर वो फेक लगता अगर वो किसी और का करते क्लोजअप और ये सब। तो आई सेड कि सर आप कर दो, आप लीनियरली शूट प्लान करो,
और आप ये कर दो। तो हम लोगों ने वाकई में लीनियरली पूरा शूट प्लान किया और बाल सीन के वक्त में चलते हुए सीन में मुंडवाएगा। वो भी एक होता है कि उस दौरान कुछ और काम कर नहीं सकते। हाँ वो तो हुआ ही। हाँ तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हुए गए। तो मुझे अभी भी आपसे बात करते करते एक सीन याद आ गया उसका कि जिसमें वो बैठे होते हैं तो कोई उनसे कहता है कि आप वहां जाके खड़े हों, तो उसने कहा कि अभी हम बैठे हैं तो तुम यहाँ तक पहुंच गए और अगर हम खड़े हो जाएंगे तो सोचो क्या होगा। कुछ इस तरह का एक बड़ा इम्पैक्टफुल सीन था। तो योगी जी से कभी मुलाकात हुई फिल्म के बाद? कभी नहीं हुई कि ये मिलना ही नहीं हुआ कभी? चलिए, हो सकता है वो भी मिलेंगे आपसे। आई होप कि उन्होंने देखी हो, मतलब देखी होगी, ऐसा नहीं है, देखी होगी तो मतलब आई एम श्योर कि वो भी कहेंगे कि हाँ यार, मतलब मुझे अगर कोई प्ले कर सकता था तो तुम ही प्ले कर सकते। अच्छा, अभी और क्या कुछ पाइपलाइन में है जिसके बारे में बात की जा सकती है? यार अभी तो नेटफ्लिक्स का एक शो है जो कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं इनके शो, मेकर्स के शोज जो है बचपन से देखते आया था। तो जेडी मजीठिया और आतिश कपाड़िया, तो मैं खिचड़ी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, ये मेरा मतलब फेवरेट टेलीविजन था ग्रोइंग अप। तो इन लोगों के साथ काम करना मेरे लिए, लॉन्च हुआ था अभी ये शो, जो अभी अनाउंस हुआ। हाँ। तो चुंबक करके एक शो आ रहा है। कास्ट आप मतलब उन्होंने चुन चुन के जो है इंडस्ट्री में से हर एज ग्रुप के लोगों को उठाया, और तो वो यार शूट करने में, परफॉर्म करने में और ओवरऑल टीम में काम करने में बहुत मज़ा आया। एंड सम ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स आर इन द शो। और एंड सबसे फेवरेट तो मेरे आई थिंक आतिश कपाड़िया हैं, जो कि राइटर और डायरेक्टर हैं शो के। और उनका एक्टिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, उनका वर्ल्ड ही बहुत डिफरेंट होता है। बड़ा ये लाइक आप खिचड़ी के हंसा उठा लें, तो आप सारा भाई वर्सेस सारा भाई के किरदार उठा लें, तो रोशेश उठा लें, तो एक वो किरदार बनाते हैं। तो आई थिंक वो ऐसा नहीं है कि नेचुरल, मतलब वो कोई आपको राह चलते वो किरदार मिल जाएंगे, नहीं, वो होंगे लेकिन उनका थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वर्जन वो होंगे। तो चुंबक के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और छावा के बाद लक्ष्मण सर एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका मैं एक हिस्सा हूँ, और बड़ी प्यारी फिल्म है। किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लक्ष्मण सर के साथ काम करना पर से मुझे बहुत, वो कमाल के डायरेक्टर हैं, मतलब वो अलग ही वर्ल्ड जो है वो क्रिएट करते हैं। हाँ, और वो अपने वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हाँ। उसकी अंडरस्टैंडिंग उनको बहुत है। और जिस तरह से, मोर देन दैट आई थिंक, जिस तरह से वो लोगों को सेट पे ट्रीट करते हैं, मतलब मैंने उनके लेवल का डायरेक्टर इस तरह से एंगेज होते हुए नहीं देखा है सेट पे। ये दो चीजें मेनली, एक वेब शो है और एक फिल्म है जिन पे अभी फिलहाल जो है बात की जा सकती है, और बाकी चीजें तो अब तो गुल्लक के अगले सीजन को लेके कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। मेकर्स तो हैं। मेकर्स तो हैं। अब उम्मीद करते हैं कि अगले सीजन में डॉक्टर साहब से शादी वादी भी होगी, वो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मतलब लग रहा है कि अब मामला जो है वो थोड़ा सा कैंप से आगे बढ़ेगा। मिश्रा जी चाह भी रहे हैं कि बड़ा घर लिया जाए, ताकि जो है कल को बेटे की शादी करनी है। तो ये तो मेरे ख्याल से मतलब अब इस तरह के शोज हो गए हैं कि जो लोग बस ये जानना चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में जो है आगे क्या होगा। ठीक है, सेम मामला में भी मतलब इनफैक्ट अभी से ही ऑलरेडी काफ़ी वो आ गए कि 2 एपिसोड गुल्लक के आए हैं अभी, और गुल्लक के एपिसोड में भी अन्नू और प्रीति के बीच में एक डिस्कशन है, जहाँ से वो एक्चुअली स्पार्क शुरू होता है, वो है रति के समोसे। और मामला में जो है वो आनंद के समोसे और मंगेश के समोसों पे शादी टूट चुकी है। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो फीडबैक आ रहा है कि समोसों का आपकी लाइफ में क्या लेना देना। समोसे पसंद है वैसे? समोसे बहुत पसंद है यार, मतलब समोसे तो हाँ वाकई में समोसे सभी को पसंद होंगे। मैं तो विदेश जाके भी अगर कहीं किसी मेन्यू में लिखा होता है समोसे, भले वो मिडिल ईस्टर्न क्यों ना हो, जरूर ऑर्डर करता हूँ। हाँ, मैं अभी वियतनाम गया था, तो वहाँ एक चाय वाला मिल गया। नाम ही था चाय वाला, और इंडियन लड़के थे, वो चला रहे थे उसको। ठीक है, तो वहाँ अपना छोटे छोटे समोसे, राजमा चावल, यानी कहा अरे वाह यार, मतलब पूरे फुकॉक में, मतलब जो है वहाँ पे सब अंग्रेजी फिरंगी रेस्टोरेंट्स के बीच में एक अपने चाय वाले, और वहाँ दुनिया भर के इंडियन जो है खड़े हैं, सब राजमा चावल और ये वो सब खा रहे हैं। तो वो समोसा तो खैर अलग ही इमोशन है, मतलब वो सबके लिए। अभी तो आजकल हम कितनी रील्स देखते हैं, अमेरिका में ये इंडियन समोसे वाला है, ये है वो है, दुनिया भर के। तो अच्छा, वैसे इन जनरल आप, जैसे गुल्लक बहुत लोगों का फेवरेट शो है या हमारे साथ चलता आ रहा है, आपसे अगर पूछूं कोई एक ऐसा शो
जो जिसको लेके आप एक्साइटेड रहते हैं कि यार इसका अगला सीजन जो है उसमें क्या होगा, मैं ये देखना चाहता हूँ? हिंदी शो कोई सा भी, आपकी मर्जी। अगर मैं मतलब ये एक्साइटमेंट की बात करूं तो एक टाइम था जब ब्रेकिंग बैड आया था, तो तब मैं बड़ा एक्साइटेड रहता था लाइक ब्रेकिंग बैड के हर एक सीजन को लेके। एंड आई थिंक फिलहाल के दिनों में मुझे द वाइट लोटस करके एक सीरीज़ है, उसने बड़ा एक्साइट किया था कि मुझे रहता था कि इसका नेक्स्ट सीज़न कब आएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया एक्टिंग है, बहुत बढ़िया कहानी है। और तो हाँ, ये 2 शोज़ हैं जो मुझे जब ऐसा था कि उत्सुकता होती थी कि यार इसका नेक्स्ट सीज़न कब आ रहा है इसका नेक्स्ट एपिसोड। तो वक्त मिल पाता है देखने का, कंज्यूम करते हैं ओटीटी वगैरह? मैं वैसे इन जनरली मैं बहुत ज़्यादा वक्त मिले ना मिले मैं बहुत देखता नहीं हूँ, बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं, इम्पैक्ट ना हो जाए। नहीं वो आई थिंक पता नहीं कुछ आदत में मैं बहुत ना ज़्यादा फिल्में देखता हूँ बहुत, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ एंड आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है फिल्मों और सीरीज़ के मामले में, वो उन्होंने स्टडी की होती है इन सबको और बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ वो बात करने में। बट समहाउ वो है नहीं, मैं भले ही खाली बैठूंगा या पे पढ़ लूँगा, लेकिन हाँ, मैं देखने में बहुत ज़्यादा ऐसी कोई ख़ास रुचि है नहीं। तो वो शुरू से ही है, बहुत ज़्यादा ऐसे टीवी फिल्म्स या बहुत देखा नहीं है। लेकिन मुझे अब 2 शोज का बड़ा इंतजार है, मामला लीगल है का अगला सीजन और गुल्लक का अगला सीजन। अरे वाह। ठीक है, और मेरे साथ साथ बहुत लोगों को इंतजार है कि भाई त्यागी जी जो हैं वो अब फिर से आ जाए, वकालत वाले चैम्बर में आ गए हैं, तो क्या होगा। और गुल्लक में जाहिर तौर पर हम हमेशा जानना चाहेंगे कि, तो इंतजार रहेगा उसका। एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम यार, मैं आपका मतलब मैं कब से इनफैक्ट जब आपकी आवाज़ जो है मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, लेकिन हाँ बड़ा सही लगता है सडनली आप जब बोलते हो तो ना चीज़ें मुझे वैलिड लगने लगती है तो ये आपकी आवाज़ में कुछ है कि मुझे लगता है इस आदमी को सुना जाए। थैंक यू सो मच, सेम विद यू। हम मिले पहली बार हैं, बट आई थिंक पिछले कुछ वक्त में 3-4 साल में एटलीस्ट आपका जितना भी काम रहा, बाई चांस मैंने जितना भी काम आपका देखा सब अच्छा था। तो ऐसा भी होता है भाई, ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने मुझे समोसे खिलाए हैं, ठीक है, जेन्युइनली अच्छे एक्टर हैं, तो जब जेन्युइनली कोई अच्छा होता है तो तारीफ होती ही होती है। तो इसी तरीके से काम करते रहिए आप, और इसी तरीके से हम आपकी तारीफ करते रहें, यही बस इसी तरह से बस हम मिलते रहें, दिल्ली आते रहें, अब तो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। और जब नेटफ्लिक्स वाला वो शो आएगा तब जरूर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और उस पे जो है लंबा चौड़ा डिस्कशन फिर से करेंगे। वो तो बहुत ही अलग किरदार है, वो तो आई थिंक आपको लगेगा कि अरे ये नहीं, मैंने देखा था उसका लॉन्च, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो स्टेज पे आए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार किसी ने सोचा कि यार ये यूपी का लौंडा तो मैं बहुत प्ले करता रहता हूँ, मतलब ये आई थिंक बन ही गया है कि सर यूपी का लड़का है। तो लेकिन आतिश और जेडी का मुझ पे बिलीव कर पाना कि नहीं यार इसको पारसी कैरेक्टर विद अ पारसी डायलेक्ट, तो वो मुझे इतना मजा आया करने में, क्योंकि वो नयापन, एक नया लैंग्वेज, एक नया डायलेक्ट है। कुछ ना कुछ जब नया होता है तो एज एन एक्टर भी एक सेटिस्फेक्शन अलग ही रहती है, और एज एन ऑडियंस भी लोगों को कुछ ना कुछ तो इंतजार रहेगा उसका, और अपनी अगली मुलाकात का भी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।